हम समझने की कोशिश करेंगे ईरान और अमेरिका की दुश्मनी की असली कहानी, ऑयल पॉलिटिक्स का गहरा रोल, कौन था मोहम्मद मुसद्दिक और उसकी नेशनलाइजेशन की पूरी स्टोरी, कैसे हुआ 1979 में इस्लामिक इनकलाब और उसके पीछे की पॉलिटिक्स और मजहबी ताकतें, कैसे एक छुपी हुई लड़ाई आज भी चल रही है, और सबसे बड़ा ट्विस्ट फरवरी 2026 में खामनाई की शॉकिंग मौत जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ये कहानी है ताकत, तेल, आइडियोलॉजिकल सोच और अब सीधे हवाई हमले और रिजीम बदलने की। अगर दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री ताकत वाला मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स और मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी आइडियोलॉजिकल मुल्क ईरान सीधे जंग में आ जाए तो क्या होगा। एक तरफ बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर, जेट प्लेन, ड्रोन, सैटेलाइट, एडवांस मिलिट्री हथियार और लाखों की मिलिट्री बजट, और दूसरी तरफ आइडियोलॉजिकल सोच, बैलिस्टिक मिसाइल, ज़मीन के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और एक मजबूत मजहबी लीडरशिप। लेकिन सच ये है, ईरान और अमेरिका की दुश्मनी आज की नहीं बल्कि ये दुश्मनी 70 साल पुरानी है। एक सीक्रेट CIA ऑपरेशन से, इनकलाब से, हॉस्टेज क्राइसिस से और एक लीडर जिसका नाम है आयतुल्लाह अली खुमैनी। 1950s में ईरान दुनिया के सबसे अहम तेल पैदा करने वाले मुल्कों में से एक था, लेकिन एक बड़ी मुश्किल थी, ईरान के तेल के खेतों पर ईरानियन लोगों का कब्जा नहीं था। ज़्यादातर कंट्रोल ब्रिटिश कंपनी एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी के हाथ में था। ये कंपनी ईरान की ज़मीन से हर साल लगभग लाखों बैरल्स तेल निकालती थी और प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन ले जाती थी। 20% से भी कम प्रॉफिट ईरान को मिलता था। ईरान के लोगों को सिर्फ मजदूरी और छोटा हिस्सा मिलता था, जबकि ब्रिटिश गवर्नमेंट और कंपनीज करोड़ों कमाती थी। उस वक्त ईरान का प्राइम मिनिस्टर था मोहम्मद मुसद्दिक, एक पढ़े लिखे वतन परस्त वकील, डॉक्टर और मजबूत लीडर जो ईरानियन पार्लियामेंट में चुने गए थे। मुसद्दिक का मानना था अगर ईरान का तेल ईरान की सरजमीन से निकलता है तो इसका फ़ायदा ईरान के स्कूल, हॉस्पिटल, सड़कों और गरीब लोगों को मिलना चाहिए, न कि विदेश कंपनीज को। इसलिए उसने 1951 में एक बहुत हिम्मत वाला और तारीखी फैसला लिया। उसने ईरान की इंडस्ट्री को पूरी तरह नेशनलाइज कर दिया, मतलब ईरानियन गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल। ये फैसला ब्रिटेन के लिए एक इकोनॉमिक झटका था क्योंकि उनकी कंपनीज को हर साल बिलियंस का मुनाफा होता था। अमेरिका भी परेशान था क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम वो ईरान को सोवियत यूनियन के असर से बचाना चाहता था और तेल को भी बचाना चाहता था। इस नेशनलाइजेशन ने ब्रिटेन और अमेरिका दोनों को एक साथ खिलाफ कर दिया और फिर शुरू हुआ एक सीक्रेट प्लान जिसने दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को बदल कर रख दिया। 1953 में CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI6 ने मिलकर एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया। इसका कोड नेम था ऑपरेशन एजेक्स। इस ऑपरेशन का मकसद बिल्कुल साफ था, मुसद्दिक को ताकत से हटाओ, शाह को वापस लाओ ताकि तेल कंट्रोल वापस विदेशी कंपनीज के हाथों में आ जाए। CIA ने तेहरान में पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा फैलाया, अखबारों में झूठी कहानियां छपाई, पैसे दिए हुए प्रोटेस्टर्स को सड़कों पर उतारा, मजहबी लीडर्स को रिश्वत दी और फौजी जनरल्स को बड़ी रकम दी। शाह मोहम्मद रजा पहलवी को चुपके से सपोर्ट दे दिया गया और उसको एग्जाइल से वापस बुलाया गया। आखिर अगस्त 1953 में मुसद्दिक की डेमोक्रेटिकली चुनी हुई गवर्नमेंट गिरा दी गई। मुसद्दिक को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रेल हुआ वो घर में हाउस अरेस्ट में रह गए। शाह को पूरा कंट्रोल वापस मिल गया। शाह एक प्रो वेस्टर्न रूलर बन गया। अमेरिका और यूरोप उसको हथियार, पैसा, फौजी ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस सपोर्ट देते थे, लेकिन ईरानियन पब्लिक के लिए ये वाकया एक बड़ा पैगाम था। अमेरिका उनके अंदरूनी मामलों में दखल देता है, डेमोक्रेसी को कुचल देता है और तेल के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यहाँ से ईरान में अमेरिका के खिलाफ गहरी नफरत और एंटी इंपीरियलिज्म का बीज बोया गया जो आज तक जिंदा है। लेकिन शाह की पावर ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह सकी। ईरान के अंदर कुछ और ही पक रहा था, एक ऐसी रिवॉल्यूशन जो मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल देगी। शाह पहलवी ने ईरान को मॉडर्न बनाने की पूरी कोशिश की। उसने वाइट रिवॉल्यूशन शुरू की, वेस्टर्न स्टाइल तालीम, औरतों को वोटिंग का हक, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे डैम्स, फैक्ट्रीज, हाईवेज और यूनिवर्सिटी बनवाई। तेहरान को पेरिस जैसा मॉडर्न बनाया, ऊंची बिल्डिंग्स, लग्जरी होटल्स, वेस्टर्न फैशन और सिनेमा कल्चर शुरू किया। लेकिन साथ ही उसने विरोध को सख्त दबाया। शाह की सीक्रेट पुलिस सवाक जो CIA और इसराइली मोसाद ने ट्रेन की थी, उस पर इल्ज़ाम था पॉलिटिकल विरोधियों को रात के अंधेरे में गिरफ्तार करना, टार्चर कमरों में इलेक्ट्रिक शॉक्स और पीटना, और विरोध को ख़त्म करने के लिए लोगों को गायब करना या एग्जाइल भेज देना। उनको लगने लगा कि शाह अमेरिका का पपेट है, इस्लाम को कमज़ोर कर रहा है और ईरानियन कल्चर को वेस्टर्न बना रहा है। 1970s में हाई इन्फ्लेशन, करप्शन और तेल बूम के बावजूद गरीबों का हाल खराब होने से पब्लिक गुस्सा और भड़क गई। मजहबी स्कॉलर्स ने फतवे जारी किए
और अंडरग्राउंड नेटवर्क बनाए। और फिर 1970 में एक धमाका हुआ जिसने पूरी दुनिया हिला के रख दी। 1979 में ईरान की सड़कें मिलियंस लोगों से भर गई। हर तरफ प्रोटेस्ट्स, नारे, ब्लैक फ्लैग्स और शाह मुर्दाबाद के नारे। इस इनकलाब का रूहानी और पॉलिटिकल लीडर था आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, एक शिया मजहबी स्कॉलर जो फ्रांस के पेरिस में एग्जाइल में रह रहा था। खुमैनी के ऑडियो टेप्स छुपके से ईरान में फैलाए जाते थे। उसका पैगाम सिंपल लेकिन ताकतवर था। ईरान को वेस्टर्न असर, शाह के जुल्म और अमेरिका के दखल से आज़ाद करो। इस्लामिक रिपब्लिक बनाओ जहाँ कुरान और शरीय लॉ हुकूमत करे। प्रोटेस्ट्स इतने बड़े और खून रेजी वाले हो गए कि शाह को आखिर जनवरी 1979 में मुल्क छोड़कर इजिप्ट भागना पड़ा। फरवरी में खुमैनी वापस तेहरान आए और करोड़ों लोगों ने उसका स्वागत किया। ईरान ऑफिशियली बन गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इस नए निज़ाम में मजहब और पॉलिटिक्स एक साथ चलते थे। सुप्रीम लीडर सबसे ऊपर होता था और उसके फैसले फाइनल होते थे। इनकलाब के तुरंत बाद एक वाक़या ने पूरी दुनिया को हिला दिया और रिश्ते को खराब कर दिया। नवंबर 1979 में ईरानी स्टूडेंट्स और इनकलाबी लोगों ने तेहरान में यूएस एम्बेसी पर कब्जा कर लिया। उन्होंने 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स और स्टाफ्स को होस्टेज बना लिया। यह क्राइसिस 444 डेज तक चला। अमेरिका के लिए यह सबसे बड़ी नेशनल बेइज्जती थी। प्रेसिडेंट जिमी कार्टर की रेस्क्यू मिशन ऑपरेशन ईगल क्ला फेल हो गई और हेलीकॉप्टर्स क्रैश हो गए। होस्टेजेस को आंखों पर पट्टी बांधकर ईरानियन टीवी पर दिखाया और दुनिया ने देखा। इसके बाद अमेरिका और ईरान के डिप्लोमेटिक रिश्ते ऑलमोस्ट हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। अमेरिका ने भारी इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए, तेल इंपोर्ट्स बंद किए और यहीं से दुश्मनी का एक लंबा चैप्टर शुरू हो गया जो आज तक चल रहा है और न्यूक्लियर टेंशन तक पहुंच गया। 1989 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की मौत के बाद अली खामनेई ईरान का नया सुप्रीम लीडर बना। वो पहले प्रेसिडेंट भी रह चुका था और खुमैनी का करीबी शागिर्द भी। ईरान में सुप्रीम लीडर का रोल बहुत ताकतवर होता है। उसका कंट्रोल होता है फौजी फोर्सेस, अदालत, इंटेलिजेंस एजेंसी, न्यूक्लियर प्रोग्राम, विदेशी पॉलिसी और मीडिया। प्रेसिडेंट भी उसके नीचे काम करता है और उसके फैसलों को चैलेंज नहीं कर सकता। खामेनेई की आइडियोलॉजिकल सोच स्ट्रांगली एंटी वेस्टर्न, एंटी इसराइल और एंटी इंपीरियलिस्ट थी। उसका कहना था अमेरिका और इसराइल मिडिल ईस्ट में बेचैनी पैदा करते हैं, मुसलमान मुल्कों को बंटवारते हैं और तेल के लिए हमारे रिसोर्सेज लूटते हैं। वो पूरे 36 साल तक हुकूमत में थे, लेकिन 28 फरवरी 2026 को सुबह तेहरान के सेंट्रल कंपाउंड में एक वाक़या हुआ। इसराइल और यूएस के जॉइंट हवाई हमले ने 86 साल के आयतुल्लाह अली खामनेई को मार दिया। इस ऑपरेशन में सिर्फ 60 सेकंड में कई पिन पॉइंट बॉम्बिंग हुई। उनका ऑफिस और मीटिंग वाली बिल्डिंग टारगेट किया जब वो अपने रोज़मर्रा काम कर रहे थे। इसराइली मूसाद ने सालों से उनकी रोज़ाना रूटीन, फैमिली मोमेंट्स, खाने की आदत, सिक्योरिटी डिटेल्स और मीटिंग टाइमिंग की पूरी ट्रैकिंग की थी। लास्ट 6 मंथ्स में CIA ने एडवांस सैटेलाइट, साइबर इंटेलिजेंस और सोर्सेज से उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता की और हमले की टाइमिंग फिक्स की। इस हमले में खामनेई के साथ 7 टॉप सिक्योरिटी लीडर्स, फैमिली मेंबर्स और 40 सीनियर ईरानियन ऑफिशियल्स भी मारे गए। सैटेलाइट इमेजेस में काला धुआं उठता हुआ और बिल्डिंग का सख्त नुकसान दिखा। ईरान स्टेट टीवी ने ऑफिशियली कंफर्म किया कि वो शहादत पा गए और 40 दिन की मॉर्निंग अनाउंस की। ये यूएस इसराइल के बड़े हवाई हमले कैंपेन ऑपरेशन रोरिंग लाइन का पहला दिन था जो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल प्रोग्राम्स और मिलिट्री बेसिस को टारगेट कर रहा था। अब उनका बेटा मुश्तबा खामनेई नए सुप्रीम लीडर बन गए हैं। मार्च 2026 में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने वोटिंग से उनको अपॉइंट किया। मुश्तबा खामनेई ने अपने पहले ही बयान में बदले की कसम ली और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ब्लॉक करने की धमकी दी। ये सब कन्फर्म्ड न्यूज़ है। मल्टीपल इंटरनेशनल सोर्सेज जैसे अल जज़ीरा, रॉयटर्स, CNN और ईरानियन स्टेट मीडिया ने और ईरान अब एक नए अनजान चैप्टर में दाखिल हो चुका है। ईरान डायरेक्टली अमेरिका से पूरी लड़ाई नहीं कर सकता, इसलिए उसने होशियार और लंबी स्ट्रेटजी अपनाई। ईरान भारी सपोर्ट करता है लेबनान में हिजबुल्लाह को, गाजा में हमास को, यमन में हूथीज को और इराक सीरिया में शिया ग्रुप्स जो यूएस फोर्सेस के खिलाफ लड़ते हैं। ये ग्रुप्स इनडायरेक्टली अमेरिका और इसराइल के इंटरेस्ट के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन ईरान को डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं मिलता। एक्सपर्ट्स इस नेटवर्क को कहते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। ये मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत ताकतवर और छुपा नेटवर्क है जो ईरान को सस्ती कीमत में बड़ा असर पैदा करने देता है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए सबसे बड़ा परेशानी का मामला बन गया। अमेरिका का कहना है ईरान चुपके न्यूक्लियर हथियार बना रहा है जो इसराइल और यूएस के लिए खतरा है। ईरान का कहना है यह सिर्फ मेडिकल रिसर्च और साइंटिफिक तरक्की के लिए है। 2015 में ओबामा के टाइम एक तारीखी एग्रीमेंट हुआ। ईरान
डील JCPOA, जिसमें ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट को लिमिट कर दिया, IAEA इंस्पेक्टर्स अलो किए और बदले में सैंक्शन हटा दिए गए। लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को डील से बाहर कर दिया, ईरान पर भारी इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए जो ईरानी इकोनॉमी को तबाह कर दी। इसके बाद ईरान ने एनरिचमेंट बढ़ा दी, सेंट्रीफ्यूज बढ़ाए और टेंशन फिर से आसमान छू गई जो 2026 के हवाई हमलों तक पहुंच गए। 2020 में एक और शॉकिंग वाकया हुआ। अमेरिका ने बगदाद एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला किया और मारा गया कासिम सुलेमानी, ईरान का सबसे ताकतवर IRGC कमांडर, मिलिट्री हेड और आयतुल्लाह खामनेई का करीबी साथी। सुलेमानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को कोऑर्डिनेट करता था। ईरान ने इसको स्टेट बोला और इराक में कई US बेसिस पर मिसाइल फायर की। दुनिया को लगा शायद अब सीधी लड़ाई हो जाएगी, लेकिन कुछ हद तक कंट्रोल में रहा, लेकिन टेंशन कभी खत्म नहीं हुई। आज ईरान और अमेरिका के बीच एक छुपी हुई शैडो वॉर चल रही है। इसमें यूज हो रहे हैं साइबर अटैक्स, ड्रोन हमले, ईरान न्यूक्लियर साइंटिस्ट के टारगेटेड असैसिनेशन और मल्टीपल ग्रुप्स के जरिए इंडायरेक्ट लड़ाई सीरिया, इराक और यमन में। ये लड़ाई ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होती, लेकिन दिन रात चलती रहती है और 2026 के सीधे हमलों तक बढ़ गई। मिडिल ईस्ट में एक छोटा सा लेकिन बहुत अहम सी रूट है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। यहाँ से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर ईरान इसको ब्लॉक कर दे, माइनेज लगा या टैंकर्स पर हमला करे तो ग्लोबल तेल के दाम आसमान छू सकते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। इसलिए ये इलाका जियोपॉलिटिक्स दुनिया का सबसे खतरनाक चेक पॉइंट है और 2026 के कॉन्फ्लिक्ट में ईरान ने इसको ब्लॉक करने की धमकी दी है। ईरान और अमेरिका की कहानी सिर्फ दो मुल्कों की राइवलरी नहीं है, यह है ऑल पॉलिटिक्स, ताकत का संघर्ष, आइडियालॉजी सोच की बैटल और सीधे लीडर टारगेटिंग और हवाई हमले। और दोस्तों, तारीख हमें एक बात सिखाती है, जब सुपर पावर्स टकराते हैं तो उसका असर सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रहता, पूरी दुनिया उसका असर महसूस करती है। और शायद ईरान और अमेरिका की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, यह सिर्फ एक लंबी कॉन्फ्लिक्ट का नया चैप्टर है। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, ये सिर्फ शुरुआत है। और अब सबसे बड़े सवाल और उनके जवाब। क्या खामनेई की मौत लीगल थी? अमेरिका और इसराइल के मुताबिक ये लीगल हमला था। न्यूक्लियर खतरे और टेररिज्म अगेंस्ट चल रही लड़ाई में, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट्स और क्रिटिक्स इसको इलीगल कत्ल कहते हैं, क्योंकि बिना फॉर्मल वॉर डिक्लेयर किए एक मुल्क के लीडर को टारगेट किया और ये UN चार्टर के खिलाफ है। क्या ईरान बदले में न्यूक्लियर बना लेगा? मुज्तबा खामनेई ने बदले की कसम ली है और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब एनरिचमेंट बढ़ा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस मौत ने ईरान को बनाने की तरफ पुश कर दिया है। शायद कुछ सालों में वेपन ग्रेड मटेरियल तैयार हो जाए। क्या स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद होगा? ईरान ने ऑलरेडी धमकी दी है और हुतीज के जरिए शिपिंग अटैक्स बढ़वाए हैं। अगर पूरा ब्लॉक हुआ तो ग्लोबल तेल के दाम डबल हो सकते हैं और इकोनॉमिक क्रैश आ सकते हैं। अभी पार्शल रुकावटें हैं। क्या अमेरिका ईरान में रिजीम चेंज चाहता है? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने खुल के कहा है कि रिजीम चेंज एक मकसद है। हवाई हमले और मिलिट्री साइट्स पर जारी है ताकि इस्लाम रिपब्लिक कमजोर हो जाए और लीडरशिप प्रो वेस्टर्न बने। लेकिन तारीख से पता है ये आसान नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कन्फ्लिक्ट वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकता है? एक्सपर्ट्स दो हिस्सों में बटे हैं। कुछ कहते हैं ग्रुप्स और शैडो लड़ाई ही रहेगी, लेकिन अगर ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट करे या स्ट्रेट पूरी तरह ब्लॉक करे तो रशिया और चाइना की हेल्प से वर्ल्ड वॉर 3 जैसा मामला बन सकता है। अभी ये लड़ाई लिमिटेड है, लेकिन बढ़ने का खतरा बहुत ज़्यादा है।